नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इंडियन मानसून पढ़ रहे हैं अपन। भारतीय मानसून के बारे में हमने अब तक पढ़ा। एक और सिद्धांत की बात करते हैं, भारतीय मानसून की उत्पत्ति का जेट स्ट्रीम सिद्धांत। हमने अब तक मानसून के संबंध में जो परंपरागत सिद्धांत थे उनमें हमने देखा कि हमने सबसे पहले मानसून के बारे में परिभाषाएं देखी, मानसून को समझा कि होता क्या है। हवाओं का 6 महीने एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर चलना और 6 महीने दूसरी दिशा से उन्हें वापस उसी दिशा की ओर चलना, ये हमने एक चीज़ों को समझा। उसके बाद हमने जो 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 पहला सिद्धांत था उत्पत्ति का, वो तापांतर का सिद्धांत था। तापमान में अंतर के कारण पवनों का 6 महीने इधर चलना, 6 महीने उधर चलना, पहला सिद्धांत हमने देखा। उसके बाद हमने ITCZ का सिद्धांत देखा। इससे पिछले लेक्चर में हमने ITCZ के बारे में अच्छे से पढ़ा कि किस तरह ITCZ भारतीय मानसून को की उत्पत्ति में सहायक सिद्ध होता है। इसके बाद अगला वो सिद्धांत जिसके बारे में बात की जाती है वो है जेट स्ट्रीम सिद्धांत। जेट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण इसे ही माना जाता है। भारत के मानसून को अभी तक कोई भी सिद्धांत पूरी तरीके से व्याख्यात नहीं कर पाया है। भारतीय मानसून को कोई भी सिद्धांत अब तक पूरी तरीके से नहीं बता पाया है, इसलिए भारतीय मानसून पर विश्वास करना आसान नहीं होता। इसलिए कहते हैं ना, हमारी कृषि मानसून का जुआ है, कब कितना आएगा, कैसा आएगा, कोई सटीक जानकारी हमारे पास मानसून के संबंध में नहीं होती। तो अभी तक ऐसा कोई सिद्धांत नहीं आया है जो पूरी तरीके से 100% भारतीय मानसून को बता सके कि हाँ, इसके पीछे ये चीज़ें कारक सिद्ध होती है। लेकिन सभी वैज्ञानिकों ने अपनी अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है। तो उसी क्रम में अगला सिद्धांत हमारे सामने आता है जेट स्ट्रीम सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या बात करता है उसमें अपन समझेंगे। सबसे पहले ये सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है यीस्ट। इस सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक कौन है? मूल रूप से किसने दिया? यीस्ट ने दिया। लेकिन एक भारतीय वैज्ञानिक है, उनका नाम है पी कोटेश्वरन। एक भारतीय वैज्ञानिक है जिनका नाम है पी कोटेश्वरन। उन्होंने इस सिद्धांत को और व्याख्यात किया और भारतीय मानसून के संबंध में हमें पूरा बताया कि किस तरह से जेट स्ट्रीम जो है वो भारतीय मानसून के संबंध में सही सिद्ध होती है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के संबंध में जेट स्ट्रीम के द्वारा क्या समझा जाता है, ये बताने वाले थे कोटेश्वरम। तो इसे कोटेश्वरम का सिद्धांत भी कहते हैं, कभी कभी कोटेश्वरम सिद्धांत भी कह देते हैं, या फिर कह देते हैं कि कोटेश्वरम का पूर्वी जेट सिद्धांत। आगे इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको मानसून की उत्पत्ति में जो जेट स्ट्रीम की अवधारणा है, इसको भारत के संबंध में, भारत के मानसून से जोड़कर समझाने वाले वैज्ञानिक पी कोटेश्वरम। तो इसे कभी कभी हम कोटेश्वरम सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। समझते हैं क्या है ये सिद्धांत, क्या बात करता है। सबसे पहले तो हमें जेट स्ट्रीम को समझना। जब तक ये भला समझ नहीं आएगी तो पूरा मामला हमको समझ नहीं आएगा कि क्या होता है आखिरकार। तो सबसे पहले अपन जेट स्ट्रीम के बारे में समझते हैं। देखो, जेट का मतलब होता है हवाई जहाज। जेट हवाई जहाज, प्लेन। और हवाई जहाज हम जानते हैं काफी तेज गति से दौड़ता है। हवाई जहाज की स्पीड काफी तेज होती है। वैसे ही स्ट्रीम शब्द लगा हुआ तो उसका तेज होने से ही अर्थ होता है, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम, ये तो मालूम पड़ गया हमको, जेट लगा हुआ है इसके आगे, इसका मतलब इसकी स्पीड जो होगी बहुत ज़्यादा होगी। यानी ऐसी हवाएं जिनकी स्पीड कैसी हो, बहुत ही ज़्यादा हो, वो क्या होगी? जेट स्ट्रीम होगी। कहाँ पाई जाएगी? ज़मीन पर नहीं है, यहाँ हमारी धूल उड़ाती हुई नहीं जाएगी। ये कहाँ होती है? वायुमंडल में होती है। जो सौरमंडल का जो हिस्सा होता है, सौरमंडल के ऊपरी भाग में, ऊपरी सौर सीमा जो होती है ना, सौरमंडल जहाँ खत्म होता है वहां पर ये जेट स्ट्रीम चलती है। तो इसका नाम कैसे पड़ा? जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, जो अमेरिकी प्लेन, जो हवाई जहाज, जेट वायुयान जो थे वो उड़ रहे थे, वो जर्मनी से रूस की ओर जा रहे थे। तो उनको महसूस हुआ कि उनके प्लेन जो है बिना स्पीड बढ़ाए, उन्होंने उतना एक्सेलेरेटर नहीं दबाया, मतलब उन्होंने अपने प्लेन का स्पीड ज़्यादा नहीं किया, फिर भी उनके प्लेन की स्पीड जो है वो अपने आप स्वतः ज़्यादा हो गई, बिना इंजन, मतलब उन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। उन्होंने इंजन भी ज़्यादा तेज गति से नहीं चलाया, स्पीड नहीं बढ़ाई उसकी, फिर भी उनके वायुयान जो है बहुत ज़्यादा गति से चलने लगे। तो उनको लगा कि ऐसा कोई पीछे से हवा आ रही है,
इतनी तेज गति से हवा आ रही है कि हमारे वायुयान की स्पीड भी क्या हो गई, साथ साथ बढ़ गई। तो वहीं से इसकी उत्पत्ति, वहीं से इसकी सबसे पहले पहचान की गई और वहीं से नाम पड़ गया जेट स्ट्रीम। तो उन हवाओं को क्या नाम दिया गया, जेट स्ट्रीम नाम दिया गया। तो पहली पहचान आपको, पहला सीधा सा देसी तरीका दिमाग, जुगाड़ वाला दिमाग, कि जेट मतलब वायुयान होता है तो स्पीड ज्यादा होगी, तो तेज गति वाली हवा। सबसे पहले आपको इसके बारे में, मैं आपको ये पूरा कंसेप्ट नहीं कराऊंगा क्योंकि ये क्या होता है फिजिकल ज्योग्राफी में आएगा, पूरी जो चीजें जीरो से वो हमको केवल भारतीय मानसून की से इसका क्या संबंध है वहां उसके बारे में होगा। जहां जरूरत पड़ेगी आपको समझाने के लिए मैं चीजों को बताते जाऊंगा आसान शब्दों में। तो जेट स्ट्रीम तेज गति की हवाएं, ये तो हमारे को क्लियर होगा। कहाँ होती है भाई, जमीन पर होती है तो धुआं उठता, धूल उठती, अंदर होता है ना, हमारे मकान वगैरह पेड़ पौधे सारे गिर जाते, तो कैसे संभव होता। तो ये कहाँ होती है, ये वायुमंडल में। कहां पर होती है, सौरमंडल की ऊपरी सीमा, सौरमंडल की ऊपरी सीमा में। तो आप कुल मिलाकर कह सकते हो 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई धरातल से। ये कहां पर पाई जाएगी, जेट स्ट्रीम वाली हवाएं जो है ये हमारे वायुमंडल से 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। मतलब धरती पे हवा उड़ने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो ये 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाने वाली तेज हवाएं होती है। 3D होता है इनका, काफी बड़े वर्ग में ये फैलती है, ठीक है। यूं इनकी गति होती है, सीधी नहीं होती है, यूं होती है, तरंगाकार, ऐसे मतलब वलयाकार संरचना होती है। संरचना कैसी होती है इनकी, अगर संरचना पूछे आपसे तो आप क्या कहोगे, इनकी संरचना कैसी होती है, वलयाकार, ऐसे लहरदार होती है, वलयाकार कह लो, लहरदार कह, तो नदी की तरह, जैसे नदी बहती है ना वैसे हवाओं का एक ऐसे इस तरह से हवाएं चलती है। 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर। स्पीड कितनी होती है इनकी, लगभग औसत कितना होता है इनकी स्पीड का, 250 किलोमीटर पर हावर, 200, 250, 160, मतलब काफी ज्यादा होती है। तो ये 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सौरमंडल की ऊपरी सीमा में चलने वाली हवाएं होती है जेट स्ट्रीम, ठीक है। फिर आप बात करोगे कि कहां पाई जाती है, सौरमंडल की ऊपरी सीमा में, ठीक है। तो ये इनका एक हमको साधारण तरीके से बात आई। अब भारतीय मानसून को प्रभावित, हमें फोकस किस पे करना है, भारतीय मानसून पर फोकस करना, कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाली जेट स्ट्रीम कौन कौन सी है। तो वो हमें मुख्यतया 2, वैसे 3 होती है, लेकिन हमें यहां पर फिलहाल 2 जेट स्ट्रीम पढ़नी है, ठीक है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाली, लिखिए, भारतीय मानसून को मुख्य रूप से 2 जेट स्ट्रीम प्रभावित, या भी भारतीय मानसून से मुख्य रूप से 2 जेट स्ट्रीम संबंधित, सीधा सीधा लिखिए, भारतीय मानसून से मुख्य रूप से 2 जेट स्ट्रीम संबंधित है। और कौन सी 2 जेट स्ट्रीम संबंधित है, एक तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम, एक तो हमको याद करनी है पश्चिमी जेट स्ट्रीम, और दूसरी जो है वो है पूर्वी जेट स्ट्रीम। दूसरी कौन सी है, पूर्वी जेट स्ट्रीम। 2 जेट स्ट्रीम है जो भारतीय मानसून से डायरेक्टली संबंधित मानी जा सकती है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम, ठीक है, इनके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी में यार यही लिख दीजिए आप, ऐसे रेखा चित्र बनाएं, ठीक है। ये लिखे हमने जेट स्ट्रीम, और ये दोनों, एक तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम, एक पूर्वी जेट स्ट्रीम। पश्चिमी जेट स्ट्रीम दिशा क्या होगी इसकी, सिंपल सी बात है, पश्चिम से पूर्व की ओर। कहां होगी ये वाली, ये होगी आपके 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से 35 डिग्री नॉर्थ तक। मतलब कि ग्लोब जब आप देखेंगे तो 20 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य ये वाली बहती है। ये तो पता ही कि तेज हवा है,
वो सारी चीजें हमको पता है कि स्पीड बहुत ज्यादा है। ये भारतीय मानसून में किस तरह से आएगा, पश्चिमी विक्षोभ इन्हीं से आते हैं। जो मैंने बताया ना सर्दियों में बारिश होती है, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया कि सर्दियों में जो बारिश होती है, जो पश्चिमी विक्षोभ है, पछुआ पवने हैं, वो इनडायरेक्टली आप इन्हीं को मान सकते हो। ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम की वो सारी चीजें, पछुआ पवने, वो सभी क्या है, इन्हीं पश्चिमी जेट स्ट्रीम के कारण होता है। तो सर्दियों में बारिश इनके कारण होती। क्या लिखोगे अगले इसमें नोट में, भारत में सर्दियों में जो बारिश होती है वो कुल मिलाकर इसी पश्चिमी जेट स्ट्रीम को उसके पीछे हम कारण बता सकते हैं। यही पश्चिमी जेट स्ट्रीम की वजह से सर्दियों में बारिश होती है। क्यों होती है सर्दियों में इसकी वजह से बारिश, क्योंकि ये आते हुए ये जब ऊपर उठ के तेज गति से, इसका देखो एक कंसेप्ट अगर हम डीप जाना चाहें ना, आपको में 2 घंटे का लेक्चर बन जाएगा इस पर, क्योंकि आपको फिर हेडली सेल वगैरह पढ़ाना पड़ेगा, फिर किस तरह से हवाओं का उत्थान होता है, किस तरह से अवतरण होता है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और वो हमको भौतिक भूगोल के चैप्टर में पढ़ना सही रहता है। यहाँ हमको डायरेक्टली क्या करना है, भारतीय मानसून से इनको जोड़ना है। तो हम सीधा सीधा याद रखेंगे। और अभी यहाँ पर आपको अगर आप शुरुआती रूप से पढ़ रहे हैं, अगर आपने पूरा डिटेल में भूगोल नहीं पढ़ा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ उतना डीप जाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि इसी चैप्टर में हम फंस के रह सकते हैं। और ज्यादा होता कई बार है, अपन जिस चीज को पढ़ना चाह रहे हैं वो तो बड़ा आसान है, लेकिन उसकी रूपरेखा बनाने में इतने ज्यादा अंदर की तरफ चले जाते हैं कि वहां से बाहर नहीं निकल पाते, और जो चीज हमको पढ़नी होती है वो हम पढ़ नहीं पाते। तो मेरा यहाँ प्रयास यही रहेगा कि अपन उतना ज्यादा डिटेल में इसके बारे में ना जा करके सीधा इसको भारतीय मानसून से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि हमारा जो चैप्टर है वो हमको अच्छे से समझ में आए। जब भौतिक भूगोल पढ़ेंगे वहां अपन इन सभी हवाओं की उत्पत्ति कैसे होती है, जेट स्ट्रीम क्यों बनती है, कैसे बनती है, उसके पीछे क्या कारण है, वो सभी चीजें डिटेल में जब भौतिक भूगोल के चैप्टर पढ़ेंगे वहां करने का प्रयास करेंगे। यहाँ हमको थोड़ा सा कंजूसी दिखानी है, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है। यहीं पर अगर मैं आपको जेट स्ट्रीम का पूरा सिद्धांत, क्यों इसकी उत्पत्ति होती है, वो सारा पढ़ाने लग जाऊं, तो ये पूरा अपना जो मेन मकसद है मानसून पढ़ने का मकसद कहीं पीछे छूट जाएगा और अपन उस जेट स्ट्रीम वाले चैप्टर में जाकर फंस जाएंगे। तो मेरा प्रयास है कि अपन फिलहाल मानसून पर अपन जुड़े रहे। कुल मिलाकर हमको 2 जेट स्ट्रीम फिलहाल यहाँ माननी है, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व की तरफ, मैं मानचित्र बता के बताऊंगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ, अक्षांश कहां से 20 डिग्री से 35 डिग्री। पश्चिमी विक्षोभ वाला जो मैटर था ना, भारत में सर्दियों में जो बारिश होती है, मैंने कहा पश्चिमी विक्षोभ से, विशेषकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश वाले, पंजाब वाले इलाके में सर्दियों में जो बारिश होती है वही बारिश पश्चिमी विक्षोभ से होती है, और उस बारिश के पीछे का जो कारण है वो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है। हमको फिलहाल इसको यहीं पर छोड़ना है। इसके बाद अपन आते हैं पूर्वी जेट स्ट्रीम। ठीक है, ये मुख्य मानसून मतलब अपना दक्षिणी पश्चिमी मानसून के लिए उत्तरदायी। किस मानसून के लिए उत्तरदायी है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के लिए उत्तरदायी है। नाम क्या है? पूर्वी जेट स्ट्रीम, तो पूर्व दिशा की तरफ ही रहेगी। फिर इसमें आप क्या कहोगे, इसकी कहां बनती है, स्थिति कहां होगी? ये बनेगी 8 डिग्री से 35 डिग्री एन। ठीक है, मैं मानचित्र बता के बताऊंगा इनकी कैसे बनती है, इनसे हमको ज्यादा संबंध है। ये तो बड़ी आसान है, ये तो अपन पहले ही पढ़ चुके थे। ये तो अपन जब हमने जो आपकी माउट वगैरह पढ़ी थी वहां ये पछुआ पवनों के रूप में हमने पश्चिमी विक्षोभ के नाम से पढ़ लिया था। लेकिन ये वाली जो कोटेश्वरम साहब ने जिसका ज्यादा वर्णन किया है ना, जिसको बताया, वो वाली ये वाली। तो भारतीय मानसून को मुख्य रूप से, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाली जो जेट स्ट्रीम है वो पूर्वी जेट स्ट्रीम है। इस वाली को भूल जाओ, ये वाली इतनी खास नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से ज्यादा बारिश नहीं होती, केवल सर्दियों में बारिश होती है, मावट वगैरह जो होती है वहां तक सीमित है। लेकिन ये पूर्वी जेट स्ट्रीम, इसकी वजह से, इसके कारण भारत में बहुत ज्यादा बारिश होती है। मतलब जो दक्षिण पश्चिमी मानसून जो जून जुलाई के महीने में जो बारिश वाला सीजन है, ये इसी जेट स्ट्रीम के कारण आता है। इसको हम ढंग से पढ़ते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन थोड़ा अपन इसके पहले पूरी रूपरेखा दोनों की एक ही चित्र में अपन
समझेंगे। तो यहाँ अपन भारत का नक्शा बनाते हैं और उस नक्शे में दोनों जेट स्ट्रीम के संबंध में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं, पूरा ही मिटा देता हूं। ठीक है, ये हमने भारत बना, जैसे ही बन गए। ठीक है, ये हमारा हिमालय का क्षेत्र है। ठीक है, और यहां से हमको पता है ये वाली जो साइड है, इस साइड से कौन सी आ रही है, इस साइड से आ रही है पश्चिमी जेट स्ट्रीम, और इस वाली जेट स्ट्रीम का नाम है उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम। मैंने वहां लिखाना आपको सही भूल गया था, मैं वहां पर ऐड कर लीजिए, उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम, उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम। ये कब आती है, ये तो परमानेंट है, बारिश इससे कब होती है, सर्दियों में होती है। ये जेट स्ट्रीम कैसी है, ये रेगुलर है, ये परमानेंट जेट स्ट्रीम पूरी साल भर बहती है। ठीक है, ये भारत में जब आती है ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ हिमालय पर्वत है, ये जो इलाका है ना, ये वाला, ये पूरा इलाका हमारा जो है वो हिमालय पर्वत का इलाका। ये इलाका हमारा कैसा है, ये हिमालय पर्वत का इलाका है, हम जानते हैं। तो बीच में जब अवरोध आता है तो ये जेट स्ट्रीम टूट जाती है। ये जेट स्ट्रीम बड़ी सयानी है, कहना मान लेती है, इसको अगर रास्ते में रोकोगे तो रुक जाएगी, तोड़ना चाहो तो टूट जाएगी, मतलब दो भागों में टूट जाएगी। जब हिमालय पर्वत से टकराती है ये वाली जेट स्ट्रीम, तो ये दो भागों में बट जाती है। एक भाग तो इसका इस तरफ चला जाता है, एक भाग इसका भारत में आ जाता है। सर्दियों की बात, ठीक है, सर्दियों में ये वाला जो हिस्सा भारत की तरफ आया, ये हिस्सा क्या करता है, भूमध्य सागर वाली जगह से, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, वहां से पानी लेकर के आता है अपने साथ, वहां से नमी लेकर के आता है, और उस पानी को भारत के सर्दियों के दिनों में भारत के इस वाले हिस्से में बारिश के रूप में, जो मावट जिसे राजस्थान में कहते हैं, वो बारिश कर देते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके। मतलब ये उपोष्ण पश्चिमी जेट धारा है, जेट स्ट्रीम जो है ये रेगुलर है। ये कैसी है, रेगुलर मतलब परंपरागत है, परमानेंट चलेगी, पूरी साल भर ये चलती है। ये क्या करती है, भारत में सर्दियों में थोड़ी बारिश करती है, सर्दियों में बारिश करती है, ज्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत करती है। ये इलाका ये ऐसा होता है, पर हर वर्ष सर्दियों में ये हमेशा रहेगा। ये वाली जेट से ऊपर ही चली जाएगी। ठीक है, इस वाली की वजह से ये वाला उत्तर पूर्वी मानसून बनता है। ठीक है, ये हमको वैसे पहले से पश्चिमी पछुआ पवनों के रूप में हमें पहले से पता है। अब क्या करेंगे, अब क्या होता है, जब गर्मियां, ये बात हुई सर्दियों की, और ये जेट स्ट्रीम परमानेंट रहेगी। अब जब गर्मियां आती है तो गर्मियों में क्या होता है, हमारा इस क्षेत्र पर, गर्मियों के इस क्षेत्र पर, हमारे इस वाले इलाके में हमको पता है कि ITCZ बन जाता है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि गर्मियां आने पर जो ITCZ भूमध्य रेखा पर रहता था, वो ITCZ ऊपर की तरफ आकर के भारत के 30 डिग्री वाली जगह पर, गंगा के मैदानों पर आकर के जमा हो जाएगा। मतलब यहां पर ITCZ बन जाता है, और इस ITCZ की वजह से, मतलब कि सूर्य की उत्तरायण की वजह से, यहां पर गर्मी ज्यादा पड़ने की वजह से, ये वाला भाग होता है, जो इसका उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम का ये वाली जो शाखा है, ये ऊपर की तरफ, मतलब ये हिमालय से भी उस तरफ खत्म होकर चली जाती है। मतलब ये वाली जो जेट स्ट्रीम है, ये खुद ऊपर की ओर खिसक जाती है। मतलब कि सर्दियों में इसका यह प्रभाव खत्म हो जाता है। तो गर्मियों में इस वाली जेट स्ट्रीम का इस वाली जगह पर प्रभाव खत्म हो जाता है, ये हिमालय की उस तरफ चली जाती है, और उसको अपन भूल जाते हैं। क्या होता है, सर्दियों में तो ये प्रभावी होती है, क्योंकि सर्दियों में ITCZ नहीं रहता है, कोई इसका शत्रु यहाँ पर नहीं रहता है। इसको क्या, इसको गर्मी से समस्या है। इस वाली जो ये वाली जेट स्ट्रीम है, इस वाली जेट स्ट्रीम को गर्मी से समस्या है। सर्दियों में तो ये बनी रहती है, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है, ITCZ इस जगह प्रभावी होता है, इसकी और ITCZ की बनती नहीं है। तो इस यहाँ पर ITCZ, मतलब गर्मी का मौसम आने पर, गर्मी तापमान ज्यादा होने पर, यहाँ से ये जो है
ये वाली जेट स्ट्रीम यहाँ से गायब हो जाती है, मतलब और उत्तर की तरफ चली जाती, दूर भाग जाती है। हम कहें कि ये यहाँ से गायब हो जाती है। तो जब गायब हो गई तो उसको अपने समझना नहीं, मतलब हमको क्या समझना है, पछुआ पवने केवल हमारे यहाँ पर सर्दियों में बारिश करती है, गर्मियों में ये प्रभावी यहाँ पर नहीं रह पाती। किधर? हिमालय से नीचे की तरफ प्रभावी तो होती है, लेकिन हिमालय के उस तरफ रूस की तरफ चली जाती है। हमारे इलाके में पश्चिमी जेट स्ट्रीम गर्मियों के दिनों में प्रभावी नहीं रहती। इसके पीछे कारण क्या है? जेट या आपका ITCZ यहाँ बन जाता है, गर्मी का क्षेत्र ऊपर की ओर आने लगता है, सूर्य की स्थिति उत्तरायण हो जाती है। जो भी हुआ, मतलब हमें ये जो काम समझना है, हमें इस वाली जेट स्ट्रीम को केवल सर्दियों तक ही समझना है। गर्मियों में इस जेट स्ट्रीम को अपन भूल जाए, इसको अपन भूल जाए। गर्मियों में अपन इसके बारे में चर्चा करना छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि ये सूर्य की उत्तरायण स्थिति, या यूं कहें कि ITCZ के आने, या और देसी शब्दों में कहें तो गर्मी का मौसम आने की वजह से यहाँ तापमान ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम थी उसकी स्थिति यहाँ पर हिमालय के इस वाले क्षेत्र में, इधर नीचे वाले क्षेत्र में ना होकर के उधर उत्तर की तरफ चली जाती है। और जब देश के उधर चली जाती है तो हमें इसके बारे में चर्चा नहीं करनी, क्योंकि उसका रोल खत्म हो जाता है। अब हम करते हैं पूर्वी जेट के बारे में। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट ये क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में अपन इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो अपन वापस अपने मानचित्र में आते हैं और उसको ढंग से समझते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, हम जानते हैं तिब्बत का पठार है। ये जो इलाका है ये तिब्बत का पठार है, ये तिब्बत का पठार है। ये ठीक वैसे ही से आपने किसी कटोरे को, लंबा जो कटोरा होता है उसको उल्टा रख दिया। ये नग्न पठार है, इस पर ज्यादा वनस्पति नहीं है और पथरीला इलाका, पठार है, पर्वत नहीं है, पठार है। मतलब एक तस्तरी की तरह ये उल्टी तस्तरी रखते हैं ना, वैसे ये वाला क्षेत्र फैला हुआ है। तो यहाँ क्या होता है, गर्मियों के दिनों में, क्योंकि जब ITCZ यहाँ आ गया गर्मी के दिनों में, सूर्य की किरणें हमारे वाले इलाके पर, भारत वाले इस इलाके पर ज्यादा गिर रही है, उसके कारण ये क्षेत्र कैसा हो जाता है, ये गर्म हो जाता है। ठीक है, ये गर्म रहता है और ऊपर की तरफ जो है उस तरफ यहां से इधर होती है HP, मतलब कि यहाँ ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, ठंडी हो जाती है, उच्च वायुदाब। मैंने कहा ना, गर्मी का मतलब निम्न वायुदाब और सर्दी का मतलब उच्च वायुदाब। तो यहाँ तो ये तिब्बत का पठार जब गर्मी आती है तो गर्मियों के दिनों में तिब्बत का पठार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो यहाँ से हवाएं जो है वो ऊपर की ओर उठना शुरू कर, इस तिब्बत के पठार से हवाएं जो है वो ऊपर उठना शुरू करती है। ठीक है, ये हवाएं ऊपर उठती है, ऊपर उठ के इस तरफ गति करती, ऊपर उठ के इस तरफ गति करके ये क्या करती है, फिर यूं आती है। इनका कैसे बनता है रोटेशन, यूं उठी ऊपर, ऊपर उठने के बाद थोड़ी सी यूं चली, फिर क्या आती है इधर हिंद महासागर की ओर, इधर ये वाले इलाके में, ये वाले पौने जो है यूं मान लो आप इनको, ऊपर से जमीन से नहीं आती, ऊपरी इलाके से आती है। ठीक है, तो ये यूं उठी और ये कितने मीटर पर उठती है, 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, क्योंकि जेट पवन है, जेट स्ट्रीम बनती है यहां से। तिब्बत का पठार गर्म है और जेट स्ट्रीम के बनने का मुख्य कारण आपको पता है, जेट स्ट्रीम क्यों बनती है। जेट स्ट्रीम बनती है जब दाबांतर या तापांतर एक ही बात है, जब ताप में अंतर बहुत ज्यादा, अगर ताप में बहुत ज्यादा अंतर है तो जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है। यहाँ तिब्बत के पठार पर बहुत ज्यादा गर्मी, और ऊंचाई पर जाओगे तब हमको बहुत कम गर्मी मिलेगी, ठंडी का यहाँ मिलेगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ से हवाएं संवहनी हवाएं, मतलब ऊपर की तरफ हवाएं उठने लगती है अधिक गर्मी के कारण, और ये हवाएं क्या करती है, ये फिर जेट स्ट्रीम का रूप धारण कर लेती है। इस जेट स्ट्रीम को क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम इसे बोलते हैं। क्या कहते हैं, तिब्बत के पठार के अत्यधिक गर्म होने के कारण इससे हवाएं ऊपर की ओर उठती है। तिब्बत के पठार के अत्यधिक गर्म होने के कारण इससे हवाएं ऊपर की ओर उठती है और जेट स्ट्रीम का रूप धारण करके ये जो है हिंद महासागर में मस्करनीज हाई पर गिरती है। हिंद महासागर पर मस्करनीज हाई पर ये पवने
ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ये ऊपर से आ रही है, ठीक है, जमीन पर मतलब लेना इसको, ये इस तरह से आ रहा है। यहां मान लो यहां मस्करनीज हाई है, ये कौन सा क्षेत्र है, मस्करनीज हाई, मस्करनीज हाई मतलब उच्च दाब क्षेत्र, मस्करनीज उच्च दाब क्षेत्र। जगह है, मस्करनीज क्या है, जगह है, द्वीप समूह का क्षेत्र है। मस्करनीज मेडागास्कर के उस तरफ जो है द्वीप समूहों का एक क्षेत्र है, वहां पर जो है ये पवन जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है, क्योंकि देखो पूर्व की तरफ से उठ रही है और इसकी दिशा कैसे होती है, थोड़े टाइम तक पूर्व से पश्चिम की होती है, बाद में कोरलिस बल प्रभाव के कारण ये किस तरफ आ जाती है, इसकी दिशा उत्तर से दक्षिण होकर के ये मस्करनीज हाई पर गिरती है, क्योंकि ये ऊपर जाकर क्या हो जाती है, भारी हो जाती है, ठंडी होकर के। और जब यहां से ये निकल रही थी भारत के क्षेत्र से, जब ये निकल रही थी ये वाली पवने, ये ऐसे निकल रही है भी, जब भारत के ऊपर से जब निकल रही थी तो यहां से जो गर्मी थी उस गर्मी को और अपने साथ ले लिया, यानी कि पहले से गर्म थी और निकली, यहाँ ये पूरा इलाका गर्म है तो इस इलाके की जो उष्मा थी उस उष्मा को और अपने साथ खींच लिया, मतलब अत्यधिक रूप से गर्म हो गई और ये पवने गर्म होकर के वापस ठंडी होकर के इस उच्च दाब वाले क्षेत्र पर गिर गई। मतलब क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है ये हिंद महासागर का क्षेत्र है और ये ऑलरेडी रवाना है पानी लेकर के उधर जाने के लिए, तो इसको क्या करती है, गति प्रदान करती है। क्या समझे इस बात को, यहां से जो गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठी वो कहां गिरी, वो हिंद महासागर के मस्करनीज हाई, मस्करनीज उच्च दाब क्षेत्र पर अवतलित होती है, गिरती है भारी होकर। और यहां से क्या है, यहाँ उच्च दाब का क्षेत्र, ये कैसा क्षेत्र है, ये हाई प्रेशर का क्षेत्र है। और हमेशा पवने हमको पता है कि हाई प्रेशर से निम्न लो प्रेशर की ओर चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो यहाँ ये पवने क्यों उपयोगी है, ये पूर्वी जेट स्ट्रीम ये क्या कर रही है, इस इलाके को अत्यधिक निम्न दाब में परिवर्तित करने का काम कर रही है, इसलिए हमारे लिए ये उपयोगी है। क्यों उपयोगी है, क्योंकि यहाँ से ये पवने ऊपर की ओर उठ रही है, क्यों उठ रही है, गर्म है तो यहाँ से पवने ऊपर की तरफ उठी, हवाओं में क्या होता है, विरल वायु हो गई, ऊपर उठी, और ऊपर उठने की वजह से जब यहाँ से गुजरी है भारत के ऊपर से, तो ये इस वाले क्षेत्र की जो गर्मी थी उस गर्मी को और अपने साथ ले लिया और उसको कहाँ ले जाकर छोड़ा, उसको हिंद महासागर के मस्करनीज हाई क्षेत्र में, उच्च दाब वाले क्षेत्र में उसको नीचे गिराया। और ये क्षेत्र कैसा है, उच्च दाब का क्षेत्र है, मतलब थोड़ा अपेक्षाकृत उसकी तुलना में ठंडा क्षेत्र है। तो यहाँ से ये पवनें रवाना हो रही है भारत की तरफ पानी लेकर जाने को, तो उन पवनों को ये क्या करती है, उन पर उनको वायु उपलब्ध करवाती है कि वो आगे की तरफ बढ़ती है, एक चक्र बन जाता है। तो ये जो पवने है ना, ये क्या कहलाती है, पूर्वी जेट स्ट्रीम इनको कहा जाता है। अगर ये ना बनती तो ये वाला क्षेत्र जो है इतना ज्यादा गर्म नहीं हो पाता और यहाँ हवा की सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं हो पाती, तो हो सकता है हमारा मानसून कमजोर होता। अगर तिब्बत का पठार इतना ज्यादा गर्म नहीं होता तो भारतीय मानसून जितनी बारिश हमारे पास अभी हो रही है हो सकता है उससे कम बारिश हो। अगर तिब्बत का पठार इतना गर्म ना होता, तिब्बत का पठार पर अगर पेड़ पौधे उग जाते और वहां पर वनस्पति होती बहुत सारी, तो इससे जो है हीट नहीं निकलती, ये गर्म नहीं होता तो पूर्वी जेट का निर्माण नहीं होता। अगर पूर्वी जेट का निर्माण नहीं होता तो पूर्वी जेट इधर से यहाँ आकर के यहाँ नहीं गिरती, ठीक है। यहाँ अगर ये नहीं आती तो यहाँ से इसके पास निम्न दाब का क्षेत्र से गर्म हवाएं इसके साथ नहीं आती, यहाँ पर ये हवाओं को दाब नहीं मिलता, तो इधर ये गाड़ियां जो है पानी लेकर जा रही है वो कम हवाएं इधर पानी लेकर के जाती, और कम हवाएं पानी लेकर के जाती तो अंततः हमारे देश में कम बारिश होती। तो हमें शुक्र मनाना चाहिए कि तिब्बत का पठार बिना वनस्पति का है, वो गर्म होते रहता है। एक सिद्धांत ये हुआ, इसी सिद्धांत को बोलते हैं पूर्वी जेट स्ट्रीम का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं, पूर्वी जेट स्ट्रीम का सिद्धांत। तो एक तो ये हुआ, एक तो इसका पहला काम ये हो, तो इसमें क्या लिखेंगे, अब लैंग्वेज लिखिए। तिब्बत के क्षेत्र में, तिब्बत के भाग के अत्यधिक गर्म होने के कारण यहाँ पूर्वी जेट स्ट्रीम का निर्माण होता।
यहाँ पूर्वी जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि कितने किलोमीटर ऊपर, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऊपर की तरफ ही बनेगा, क्योंकि यहाँ से तो हवाएं ऊपर उठ रही है, ऊपर जाकर के वो क्या करती है, फिर वो हिंद महासागर की तरफ आती है। यानी कि तिब्बत के पठार से चीजें ऊपर उठी, वो उड़ करके कहाँ आ गई, इधर नीचे हिंद महासागर की तरफ आ गई। तो यहाँ पूर्वी जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है। मतलब इसकी दिशा कैसे हो जाएगी, वैसे हालांकि दिशा इसकी उत्तर से दक्षिण है, लेकिन मूल रूप से देखें तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने लगी थी, फिर कोरियोलिस बल प्रभाव के कारण दिशा कैसे होगी, उत्तर से दक्षिण हो गई, तो अपन इसको पूर्वी जेट स्ट्रीम ही कहते हैं। ठीक है, तो ये इनका निर्माण होता है। ये जेट स्ट्रीम, यह जेट स्ट्रीम भारत के थार मरुस्थल व अन्य क्षेत्रों में निम्न दाब को अधिक बनाए रखने में, ये जेट स्ट्रीम भारत में विशेषकर थार मरुस्थल व अन्य क्षेत्रों में निम्न दाब को अधिक बनाए रखने में योगदान देती, क्योंकि वापस बोल रहा हूं मैं, तिब्बत के भाग के अत्यधिक गर्म होने के कारण यहाँ पर शॉर्ट में क्या समझेंगे, पूर्वी जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है। यह जेट स्ट्रीम भारत के इस थार वाले मरुस्थल से और बाकी का जो भाग है, इस भाग में निम्न दाब को अधिक समय तक बनाए रखने में योगदान देती है, क्योंकि ये पवने, यानी कि जो जेट स्ट्रीम है, ये पवने, क्योंकि ये पवने भारत के थार मरुस्थल की गर्म हवाओं को अपने साथ मस्करनीज उच्च दाब क्षेत्र पर ले जाकर उतार देती, जहां से उच्च दाब वाली पवने पानी लेकर, ये आपको पता है ना, मस्करनीज उच्च दाब क्षेत्र कहां पर है, इसको आप चाहो तो शॉर्ट में कहां लिखोगे, हिंद महासागर। मैंने बोल तो दिया, वैसे लिखना बोलो यहां पर, ठीक है। तो ये पवने भारत के थार मरुस्थल की गर्म हवाओं को अपने साथ मस्करनीज उच्च दाब क्षेत्र, मतलब कहां पर है, हिंद महासागर में, उस क्षेत्र पर ले जाकर उतार देती है, जहां से उच्च दाब वाली पवने भारत की ओर जलवाष्प लेकर बहने को तैयार रहती। देखो, मैं बहुत ही आसान भाषा में, लेमन लैंग्वेज, किताबी लैंग्वेज में नहीं लिखा रहा, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो आप समझ जाओगे। ऑप्शन 4 ही आने हैं, 4 में से एक हमको सही करना है, ठीक है। तो मैं तो चाहता हूं कि आप सिंपल लैंग्वेज लिखे, ताकि हमको ऐसे लगे कि हम किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ इनके पास पानी के घड़े हैं, मैं कहा कि ये अपनी शुष्क हवा दाब लेकर के इधर आई, यहाँ इनको पर्याप्त हवा मिलेगी, ये हवा यहाँ से पानी भरकर उधर जाने के लिए तैयार है, तो ये हवा की सप्लाई इसको होती रहती है, तो ये बहने को तैयार रहती है। ये लगातार जब इनको मिलती रहती है, पीछे से जब हवा आती रहती है, तो ये पवने फिर इधर से वापस आगे की ओर जो है, ये भारत में बारिश करने वाली पवने, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बता दिया है कि किस तरह से बारिश होती है। तो ये पूर्वी जेट पवनों का इतना सा काम हुआ। इसके बाद देखते
अब यहां देखो ये जो पवने है ना, ये पवने इधर तो क्या कर रही है, ये वाला काम कर रही है, और एक दूसरा काम जो है ये क्या करती है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण कर। ये पवने क्या करती है, इस बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में, ये जो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, इस बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में इन पवनों के कारण उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है, क्योंकि यहां से पवने डायरेक्टली कहां जाती है, इसकी तरफ आने का प्रयास करती है। यहां से पवने डायरेक्टली, क्योंकि ये गर्म है, ठीक है, इस गर्म वाले स्थान से यहाँ निम्न दाब बन गया बहुत ज्यादा, तो यहां से डायरेक्टली पवने उधर जाने का प्रयास करती है, क्योंकि इसने क्या कर दिया, अपनी जगह को बहुत ज्यादा निम्न दाब वाले क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया। तो यहां से डायरेक्टली पवने वहां जाने का प्रयास करती है, मतलब इधर इनका काम शुरू होने से पहले ही इधर से पवने यहां पहुंचने का प्रयास करती है। ये क्या है, प्री मानसून की बारिश। तो क्या समझे, प्री मानसून की बारिश है वो भी इन्हीं पवनों के कारण हो जाती है, इन्हीं पवनों के कारण हो जाती है। उनका दूसरा गुण क्या काम है, ये पवने आगे लिखिए, पूर्वी जेट स्ट्रीम बंगाल की खाड़ी में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का भी निर्माण करती है। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम के काम क्या हो गए, एक तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून को गति देना, एक बंगाल की खाड़ी में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण करना, एक क्या करोगे, प्री मानसून की बारिश इसी के कारण होती है। और प्री मानसून की जो बारिश होती है वो भी लगभग आप इसको बंगाल में कहते हैं कालवेसा की, ठीक है, उत्तरी पूर्वी भारत में इसको कहीं पे चाय वर्षा कहते हैं, नॉर्वेस्टर कहते हैं। वो जो बारिश है वो बारिश भी इसी पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण मानी जाती है। तो ये कहानी हुई पूर्वी जेट स्ट्रीम की। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम का सिद्धांत कोटेश्वर साहब ने दिया, पी कोटेश्वर साहब ने समझाया कि किस तरह से है ये पूर्वी जेट स्ट्रीम भारत के मानसून को प्रभावित करती है, भारत के मानसून में क्या करती है, बढ़ावा दे देती है। बारिश वैसे भी होने वाली तो थी, किंतु उसकी संख्या में, उसके प्रभाव में बढ़ोतरी करने का काम करती है पूर्वी जेट स्ट्रीम। दोबारा समझ लेते हैं, ये तिब्बत का भाग जो है ये गर्मियों के दिनों में गर्म हो जाता है। तिब्बत का भाग, तिब्बत का पठार और हमारा थार दोनों साथ ही मान लो आप इसको, ये थार बोलो। ये जो इलाका है ना हमारा ये वाला, ये गर्मियों के दिनों में, मुख्य रूप से तिब्बत का पठार है, ये गर्मियों के दिनों में गर्म हो जाता है। ठीक है, क्यों गर्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पछुआ पवनों वाली पेटी थी वो तो निकल गई, अब यहाँ पर आ गया ITCZ। तो ITCZ से नजदीकता हो गई इसकी, और सूर्य उत्तरायण है, मतलब गर्मी कर्क रेखा के वाले क्षेत्र पर ज्यादा तेज पड़ रही है, सूर्य की किरणें वहां पर ज्यादा तेज पड़ रही है। कुल मिलाकर आप समझो कि गर्मियों के दिनों में तिब्बत का पठार क्या हो गया, बहुत ज्यादा गर्म हो गया। और जब कोई चीज ज्यादा गर्म हो जाती है तो उससे क्या निकलती है, भाप निकलती है, उससे ऊष्मा निकलती है। तो ये ऊष्मा यहाँ से, ये गर्मी जो है यहाँ से निकली। अत्यधिक गर्मी के कारण यहाँ से जो पवने थी, यहाँ की हवाएं क्या हो गई, विरल हो गई। गर्मी के कारण हवाएं ऊपर उठ गई। हवाएं क्या 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 किया इन्होंने, ऊपर की ओर गति करना शुरू किया। संवहनीय धाराएं यहाँ पर पैदा हो गई, और ये एक तरह से यहाँ आकर क्या बन जाती है, इस तरह से गोल क्षेत्र बन जाता है। फिर ये क्या करता है, गोल क्षेत्र बनता बनता ये फिर यूं घूम के यूं वापस उधर हिंद महासागर की ओर, जैसे मैंने आपको बता रखा है, यहाँ से ये हिंद महासागर की ओर गति कर, इधर से अरब से भी आपको जो अरब का क्षेत्र है वहां से मिल जाती है। फिर यहाँ की जो गर्मी है ना, ये गर्म हवा है, तो यहाँ की गर्मी को भी अपने साथ लेकर चलती है। अंततः कहाँ गिरती है, मस्करनी क्षेत्र, हिंद महासागर में मेडागास्कर के इधर एक क्षेत्र है, द्वीप समूह है, उसका नाम है मस्करनीज द्वीप समूह। वहां पर उच्च दाब के क्षेत्र पर ये पवने आकर के, ये जेट स्ट्रीम यहाँ पर हवा आकर के गिरती है। ये उच्च दाब का क्षेत्र है, ये रवाना होने वाला है इधर भारत के क्षेत्र की तरफ, क्योंकि हवा का सिद्धांत इधर जो है ये कैसा होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। तो ये इधर होने के लिए रवाना, और ये ऊपर से ठंडी हवाएं, ठंडी होकर के, ऊपर जाने पर ये हवाएं कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ऊपर से ये ठंडी होकर उच्च दाब के क्षेत्र में बदल कर नीचे की तरफ गिरती है, और कुल मिलाकर भारत की तरफ ये गति करना चाहती है। ये बात हुई। दूसरी बात हमने देखी कि बंगाल की खाड़ी में
इस वाले क्षेत्र के कारण, इन्हीं पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है और प्री मानसून की बारिश इन्हीं पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण होती है, जिसे उत्तर पूर्वी भारत में हम नॉर्वेस्टर कहते हैं, बंगाल में जिसे कालवैसाखी कहते हैं। ये इतनी सी बात हमने जेट स्ट्रीम सिद्धांत के बारे में पढ़ी। भारत में जेट स्ट्रीम सिद्धांत ये होता है। अब सीधे सवाल जो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं उनमें बात करें। देखो, इतनी रामायण अगर आपको छोटे पेपर में ना याद रहे ना, तब भी कोई बड़ी टेंशन की बात नहीं है। मेरा धर्म है कि मैं बताऊं, जब मैं किसी चीज पर बात करूं मेरा काम है कि मैं पूरी तरीके से बात करूं, कुछ छोड़ ना दूं। लेकिन अगर आपका पेपर कुछ ज्यादा हाई लेवल का नहीं, ये वाला इतना लंबा सिद्धांत अगर आप कोई फर्स्ट ग्रेड वगैरह दे, सेकेंड ग्रेड का पेपर दे या फिर आरएस का पेपर दे, एसआई का दे, तब आपको इतना डिटेल याद रखने की आवश्यकता है। छोटे पेपर में तो आप साधारण तरीके से याद करें, फटाफट उनको सवालों के रूप में याद करें। वो मैं लिखा दे रहा हूं क्या, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है ये किससे आता है? पूर्वी जेट स्ट्रीम से। याद रखने ना, कौन सी जेट स्ट्रीम? पूर्वी। कौन सी? उष्णकटिबंधीय। सीधा याद करना रहेगा। भारत का दक्षिणी पश्चिमी मानसून के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पवने या कौन सी जेट स्ट्रीम जिम्मेदार है? तो अगर उसमें पूर्वी उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम लिखा हुआ है तो आपका आंसर सही होगा। एकमात्र नहीं है, एक है ना, ये करना है। फिर अगर आ जाए आपका कौन सा, सर्दियों की बारिश, सर्दियों की बारिश या कहे कि उत्तरी पूर्वी मानसून, ठीक है, या कहे कि मावट, सर्दियों की बारिश ये ना, ये किसके द्वारा होती है? ये होती है उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्वारा। इसमें क्या याद करेंगे? उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्वारा। ज्यादा बारिश हमको पता है कि इसके द्वारा होती है। तो आपसे पूछ लिया कि भारत में अधिकांश बारिश निम्नलिखित में से किस जेट स्ट्रीम के द्वारा होती है? तो आपको हो गए कि पूर्वी जेट स्ट्रीम, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। ये तो इन दो जेट स्ट्रीम के बारे में बात हुई। अब कहें कि एक और जेट स्ट्रीम, मैंने कहा ना आपको 3 जेट स्ट्रीम थी। मैंने आपको जब लेक्चर शुरू हुआ उस समय बताया कि 3 जेट स्ट्रीम जो है वो भारतीय मानसून के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। तीसरी जेट स्ट्रीम कौन सी है उसको अपन फटाफट देख लें। ये भारत है और इधर से आपको मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा, ये है आपका अफ्रीका। मैंने ऐसे बनाया रफ, ये अफ्रीका है। यहां पर आपको मिलेगा मेडागास्कर, ठीक है, और यहां पर आपका ये मस्करनीज है, ठीक है। ये मेडागास्कर, इस जगह का नाम क्या है? मेडागास्कर। यहां पर तो गर्म है, यहां पर क्या है? एलपी है, निम्न दाब। मेडागास्कर में क्या है? निम्न दाब है। और ये अफ्रीका का जो ये क्षेत्र है ना, ये वाला, यहां पर क्या है? कुछ पर्वत है, बर्फीले पर्वत है। तो यहां पर क्या हो गया? ठंड है, तो क्या बन गया? हाई प्रेशर, ठीक है। अफ्रीका के इस वाले भाग में, मतलब अफ्रीका का कौन सा भाग है? पूर्वी हिस्सा है। तो ये सोमालिया वगैरह जो है ना, ये सोमालिया, इस सोमालियन पर्वतों पर क्या होता है? इधर जो है ना, ये वाले भाग से इधर यहाँ पर क्या है? हाई प्रेशर बन जाता है। और ये मेडागास्कर है, यहाँ पर गर्मी का समय है, ठीक है, यहाँ पर गर्मी है, तो यहाँ पर निम्न दाब बन जाता है। तो हवाएं किधर से किधर चलेगी? यूं चलेगी। और जेट स्ट्रीम के बारे में खासियत क्या है? जेट स्ट्रीम जब आपकी पवने चलती है, साधारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवने चलती है, तो जेट स्ट्रीम का निर्माण उनके लंबवत हो जाता है। जेट स्ट्रीम का निर्माण कैसे होता है? उनके लंबवत होता है। यहां से एक स्ट्रीम इन पवनों के लंबवत, यहां हाई प्रेशर, यहां लो प्रेशर। अफ्रीका के इस हिस्से में तो हाई प्रेशर बना, मेडागास्कर पर बना लो प्रेशर, यानी कि अफ्रीका के पूर्वी हिस्से के उच्च दाब क्षेत्र से मेडागास्कर की ओर चलने वाली पवनों के लंबवत, क्योंकि यहाँ पर दाबांतर बहुत ज्यादा हो जाता है, इनके बीच जो अंतर है ना ये बहुत ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से इनके लंबवत जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है। इस जेट स्ट्रीम को बोलते हैं सोमालियन जेट स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? सोमालियन जेट स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? इस जेट स्ट्रीम को सोमालियन जेट स्ट्रीम बोलते हैं। इसका दूसरा अंग्रेजी का नाम है लेटर फाइंड जेट स्ट्रीम या फाइंड लेटर जेट स्ट्रीम।
फाइंड लेटर जेट स्ट्रीम, ठीक है। लेटर फाइंड या फाइंड लेटर जो भी है, फाइंड लेटर भी कई बार लिखते हैं इसको, तो या तो बोल दो सोमालियन जेट स्ट्रीम या फाइंड लेटर, क्योंकि सबसे बाद में इसी जेट स्ट्रीम की खोज की गई, इसलिए इसको फाइंड लेटर जेट स्ट्रीम कहा गया। कारण क्या हुआ, अफ्रीका से उच्च दाब से मेडागास्कर की ओर जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चलती है, दाबांतर बहुत ज्यादा होने के कारण या फिर कहोगी तापांतर बहुत ज्यादा होने के कारण इनके लंबवत एक जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है जिसे सोमालियन जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये जेट स्ट्रीम तो हो गई, ये भारत के मानसून को किस तरह से प्रभावित करती है, ये भारतीय मानसून को किस तरह से प्रभावित करती है, वही काम है। यहां से ये निकली और ये भी कहाँ आती है, इस मस्कंडी हाई की तरफ। यहाँ पर जो पवने हैं ना उनको इस तरफ जो आगे चलने के लिए गति प्रदान, मतलब यहाँ आकर मिल जाती है इससे, और यहाँ क्या होता है, ये हवाओं की सप्लाई करती है जो इस तरफ जाने के लिए तैयार रहेगी। मतलब इस वाली जगह को क्या चाहिए भाई, इनकी भारत में बारिश करने का जो क्या नाम वाहन है वो कौन है, हवाएं। भारत में बारिश करने का वाहन क्या है, हवाएं हैं। उन हवाओं में सामान क्या डालना है, पानी डालना है, उन हवाओं में मटके भर भर के रखना। तो यहाँ पर इनको रवाना होने की, देसी भाषा में समझो, यहाँ से रवाना होने के लिए वाहन कौन से चाहिए, गाड़ियां कौन सी चाहिए, उन गाड़ियों का नाम है हवाएं, ठीक है। उन हवाओं पर पानी के मटके रख देंगे तो वो कैसी हो जाएगी, ठंडी हवाएं। तो यहाँ पर पानी तो खूब सारा है, ठीक है ना भाई, महासागर है, पानी तो खूब सारा है। कमी किसकी है, गाड़ियों की कमी है। तो एक तो गाड़ी कौन पहुंचा रहा है, हवा कौन दे रहा है, ये रहेगा। दूसरी हवा कौन दे रहा था, ये हमारी यहाँ से पूर्वी जेट है ना। तो ये हवाओं की सप्लाई इनको इधर से हो जाती है, इधर से हो जाती है। एक सप्लाई इधर ऑस्ट्रेलिया साइड से भी होती है, जो ऑस्ट्रेलिया से ठंडी हवाएं चलती है भारत की ओर, लेकिन बीच में पड़ जाता है इंडोनेशिया वगैरह, वो हवाओं का रुख किधर कर देते हैं, इस तरफ कर देते हैं। तो ये हवाएं आ गई फिर यहाँ। तो इस मस्कनीज हाई को तीन ओर से हवाएं मिलती है, ऑस्ट्रेलिया वाली साइड से मिल गई, सोमालियन जेट स्ट्रीम के कारण मिल गई, और पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण मिल गई। तो यहाँ गाड़ियों की कमी नहीं है, गाड़ियां पूरी है, सिर्फ पानी भरने की इनको देरी, और ये भारत की तरफ रवाना हो जाएगी। तो इस तरह से जो सोमालियन जेट स्ट्रीम थी, लेटर फाइंड जेट स्ट्रीम जो थी, वो भी भारतीय मानसून में सहायक सिद्ध होती है। तो कभी अगर सवाल आ जाए ना, निम्नलिखित में से कौन सी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून में सहायक नहीं है, तो तीन आपको याद रहेगी। पश्चिमी वाली भी सहायक है ना, कम है पर सहायक है। पूर्वी तो है ही पूरी तरह से, सोमालियन भी कहीं ना कहीं सहायक है, अप्रत्यक्ष रूप से ही मानो पर सहायक है। चौथी कोई ऊटपटांग आएगी, उस पर क्लिक कर देना, वो भारतीय मानसून में सहायक सिद्ध नहीं होती। तो कुल मिलाकर हम कहें भारतीय मानसून में तीन प्रकार की जेट स्ट्रीम सहायक सिद्ध होती है, ठीक है। कौन कौन सी, पूर्वी जेट स्ट्रीम, पश्चिमी जेट स्ट्रीम। पूर्वी कैसी है, उष्णकटिबंधीय, पश्चिमी कैसी है, उष्णकटिबंधीय, और ये सोमालियन जेट स्ट्रीम जिसका दूसरा नाम क्या है, लेटर फाइंड जेट स्ट्रीम। तो ये इस प्रकार से हमने जेट स्ट्रीम के संबंध में बात क्लियर करी। ये हमारा मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत हमने इस तरह से पढ़े। अगले लेक्चर में अपन मानसून को, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक, किन की वजह से इसमें कभी कभी क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, कभी कभी अच्छा हो जाता है, उन कारकों को, अल्नीनो वगैरह जो सारी चीजें, वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।